अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पीडीएम का मुल्तान में जलसा हो गया। इसमें पंजाब की हुकूमत का कितना हाथ है, या ये कि हुकूमत का इसमें कितना हाथ है कि वो जलसा जो एक दिन होना था वो 3 दिन तक चलता रहा। और जाहिर है कि पीडीएम जो कुछ कहना चाह रही थी उस हवाले से उनको ना सिर्फ ये कि कहने में आसानी हुई, दूसरा ये कि एक ऐसी कैफियत पैदा करने में भी आसानी हुई कि जिसके नतीजे में सियासी माहौल जो है वो गर्म हो। और जाहिर है कि जब हुकूमत जो है वो जबरी तरीक़ाकार अपनाती है तो उसके नतीजे में इस तरह की सूरत हाल जो है वो जन्म लेती है। सियासत है, जमहूरी हुकूमत है, सियासी जलसा है। अगर नॉर्मल तरीके से हो जाता तो शायद उसका तासुर इतना ना होता जितना कि अब जो है हुआ है। और ज़ाहिर है आज के जलसे की ख़ास बात जो थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बेटी आसफ़ा भुट्टो, जिनको वो अपनी डायनामिक गर्ल भी कहा करती थी, उनकी सियासत के अंदर जो है वो एंट्री थी। और ज़ाहिर है कि आज 2 बेटियां जो हैं जो साबिक़ वज़राए आज़म की नुमाइंदगी कर रही थीं इस जलसे के अंदर मौजूद थीं। ये जलसा जो है ये अपने अंदर इस हवाले से ये इनफरादियत भी ले गया कि यहाँ से आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च हुई। और ये बात अगर माजी में देखा जाए तो दिखाई देती है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में भी आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी को जो है वो किस तरीके से ग्रूम कर रही थी। गो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोरोना का शिकार हुए, इस जलसे में नहीं आ सके और ये उनका हादसाती तौर पे नमूदार होना था। लेकिन ज़ाहिर है कि ये अपने अंदर एक मुख्तलिफ़ नौइयत की एक असर भी रखता है और हैसियत भी रखता है। यहाँ पे एक और चीज़ भी सामने आई और वो ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो शदोमत के साथ महाज़ाराई की कैफियत की जानिब जो है वो गामज़न है। और ज़ाहिर है ये वो रास्ता है जिसकी हौसला अफजाई मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपनी वालदा के इंतकाल पर पेरोल पर आए हुए लीडर ऑफ द अपोजिशन और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुकालमे की बात कर रहे हैं, वो ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो मुफाहिमत की बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये पॉलिसी जो है ये बुनियादी तौर पे है क्या, और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो 2 कश्तियों की सवार होकर किस तरीके से आगे जो है वो बढ़ सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दिखाई ये देता है कि मुफाहमती अमल से मायूस हो चुकी है और वो ये समझने लग गई है कि आगे की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो शायद मुफाहमत से गुज़र कर नहीं जा रहा है। इमरान खान साहब भी बार बार ये बात कहते चले आ रहे हैं कि कुछ हो जाए वो एनआरओ नहीं देंगे। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जो केसेस चल रहे हैं, जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, वो इसी तरीके से और इसी तर्ज पर जारी और सारी रहेंगी। और ज़ाहिर है सियासत जो है उसमें फिर एक खिंचाव भी है, तनाव भी है, और ज़ाहिर है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। ये मामला जो है ये किस नहज पर जाएगा ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलक अहमद ख़ान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, जमीयतुल इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के रहनुमा हैं। कामिल अली आगा साहब, ये फरमाइएगा कि पीडीएम का मुल्तान का जलसा हो गया, नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे, मतलब सियासी बचपना है क्या है? जलसा हो जाता तो क्या हो जाना था? ये जो सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, कंटेनर पूरा मुल्तान कर दिया गया, फिर जो है एक ऐसी 3 दिन आपने वहाँ पे मेला लगाई रखा है कि जिससे वो 1 दिन का जलसा आपने 4 दिन करवा दिया। देखें नदीम हुसैन, यही वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी रिजर्वेशन हमेशा पीटीआई के साथ जारी रही है और इब्तदा से लेके आज तक हमारी रिजर्वेशन यही है कि मुशावरत एक ऐसा अमल होता है जिससे हमेशा मुस्बत नताइज निकलते हैं। लेकिन सद अफसोस कि हमारी हलीफ जमात जो है उसके अंदर ये शौफ जो है वो नापीद है और ना होने के बराबर है।
जब कभी भी हमने अपनी रिजर्वेशन पेश की तो वो इसी बिना पे थी कि और ये हमारे जो एग्रीमेंट, बुनियादी एग्रीमेंट था, उसका हिस्सा भी था कि अलाइड पार्टीज़ के साथ मुशावरत जो है उसमें तवातर होगा, तसलसल होगा और वो डे टू डे इश्यूज़ के ऊपर भी जो है नहीं, इसमें कामिल अली आगा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो कुछ हुआ है, ठीक है आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन ये जो सियासी ना तजुर्बेकारी और बचपने का इजहार नहीं आपको लगता जो मुल्तान में किया है? मेरी अगर आप बात पूरी सुन लेंगे तो इंशाल्लाह ये इस मसले का हल निकल आएगा। देखें, जो सीनियर क़यादत होती है, सीनियर क़यादत के साथ अगर मशवरा किया जाए, वैसे तो जूनियर क़यादत के साथ भी मशवरा होना चाहिए, लेकिन अपनी हलीफ जमातों की सीनियर क़यादत के साथ अगर मुशावरत में तसलसल नहीं होगा तो इसी किस्म के नताइज निकलेंगे। ये देखें, जलसा भी कभी रुक सका है। पाकिस्तान की तारीख में कोई मुझे जलसा बताएं जो रुक सका हो, जो सबसे हिस्ट्री के अंदर मशहूर जलसे हैं उनको भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो भी नहीं रोक सका था। यानी ये खार साहब का जलसा जो यहाँ पे बदामी बाग में होना था और जिसके अंदर सांप छोड़ दिए गए, पानी छोड़ दिया गया, उसके बावजूद वो जलसा हुआ। और नासिर बाग का जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जलसा, जिसके पूरे नासिर बाग में मुझे आज तक याद है कि पूरा पानी छोड़ा हुआ था, उसके बावजूद जलसा हो गया। हालांकि उसके बाद उसके अंदर फायरिंग भी हुई, तसादम भी हुआ और इंतज़ामिया के साथ जो है वो तसादम की वजह से खलबली मच गई, लेकिन जलसा तो हो गया ना भाई। फिर उसके बाद उसी जगह पे आप असगर खान का जलसा था, उसको भी रोकने की कोशिश की। पानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर मुस्तफ़ा खर ने उस पूरे बाग के अंदर पानी छोड़ दिया और उस वक़्त कंटेनर नहीं थे, तारें लगा दी, उसके बावजूद जलसा हुआ, कामयाब तरीन जलसा हुआ। तो जलसे रुका नहीं करते। मैं कामिल अली आगा साहब आता हूँ, मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ, मैं आता हूँ, ज़रा मेरी बात मुकम्मल होने दें जी। बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो बड़ी शद्दोमत के साथ बढ़ रहा है। हुकूमत को चाहिए था कि इसके अंदर लोगों को आगाही देने में तसाहल का मुजाहरा ना किया जाता, लोगों को आगाही दी जाती और पीडीएम की क़यादत को भी तनबीह किया जाता, शद्दोमत के साथ किया जाता। लेकिन जलसा अगर वो करना चाहते थे तो उसको इस तरीके से 3 दिन का जलसा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, उसको एक नॉर्मल हालात का जलसा बनाने दिया जाता, करना ही था तो वो करने दिया जाता तो वो मेरे ख्याल में कोई इतनी खलबली ना मचती। मैं आता हूँ कामिल अली आगा साहब, कहते हैं आगा साहब मैं आता हूँ, ज़रा बात लंबी हो गया, मैं इसको ओपन कर लूँ। इसमें मलिक अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि आज मरियम नवाज़ साहिबा ने जो ख़िताब किया उसके अंदर इमरान खान साहब को तो उन्होंने जो कुछ कहा वो कहा, लेकिन उसके साथ साथ वो आगे फ़ौज की तरफ भी उनका बड़े वाज़ेह उनको भी ख़िताब था और एक महाज़राई की कैफियत थी। शहबाज शरीफ साहब मुकालमे की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नवाज़ जो है ये 2 कश्तियों में कैसे आगे बढ़ेगी, पॉलिसी आखिर है क्या? जी नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बुनियादी बात जो है कि अगर किसी मसले की निशानदेही करेंगे तो मसले की निशानदेही करना तो किसी मसले के हल के लिए बुनियादी बात है ना जी। और मसले का हल हमारी आज की जो सोसाइटी है, इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड अपॉन वर्ड्स। आप अल्फाज पे ही मुआशरे की तश्कील करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं तो अल्फाज पे मबनी होता है, कानून बनाते हैं तो अल्फाज पे मबनी होता है। और अब मसले की निशानदेही करनी है तो मसला आपने बयान करना है कि क्या है, और अगर डायलॉग के जरिए आपने उसका हल करना है तो ये तो नहीं होना कि कोई वॉरिंग फैक्शंस हैं बंदूकें उठा के खड़े हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, इसमें मलिक साहब बात यह है कि क्या
एक तरफ आप अल्फाज की जो मुक्केबाजी है वो भी जारी रखें और दूसरी तरफ आप दूसरे गाल से ये कहें कि यार हम मुकालमे के लिए तैयार हैं, तो ये कैसे ये चलेगा? मतलब या तो आप मुक्केबाजी कर लें या आप मुकालमा कर लें। ऐसे इसको आप ऐसे ले लें, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आप इसको ये समझें कि अगर या तो किए गए मसाइल की जो निशानदेही है वो दुरुस्त नहीं है, तो ये आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। और मसाइल के हल के लिए अगर आपके पास कोई रास्ता डायलॉग का नहीं है, कोई और रास्ता है, तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे आप जिस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है वो क्या है कि क्या ये गवर्नेंस का मॉडल डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या एक मुतफ़िका डॉक्यूमेंट जिस पे मैं और आप और सारे लोग इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि जो आइन है पाकिस्तान का उसकी बालादस्ती कायम होनी चाहिए। क्या वो ये सिर्फ बालादस्ती कोई नॉवल वर्ड नहीं है, ये सुप्रीमेसी डिमांड करती है कि रवैयों के अंदर ये तस्लीम किया जाए, अपने एक्ट के अंदर तस्लीम किया जाए। और आइन की सुप्रीमेसी दोनों अमली और नजरियाती यानी अमली और नजरी तौर पे तमाम लोगों के इस पर मुत्तफिक होना जरूरी है कि इस पर आप सब लोग जितने स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट में, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मे इट बी पार्लियामेंट इटसेल्फ, मे इट बी स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, मे इट बी एन इंस्टीट्यूशन जो अकाउंटेबिलिटी का जिम्मेदार है, मे इट बी एन इंस्टीट्यूशन जो एग्जीक्यूटिव की आम है, तो सब लोगों का पहले अमली और नजरी तौर पे इस बात पे मुत्तफिक होना जरूरी है कि हम ये तय करें कि इस वक्त हमारे मसाइल है क्या। मैं आता हूँ मलिक साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, गुजारिश ये है कि सियासत जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की जो देखी एक 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, उसके अंदर तशद्दुद का अंसर जो था वो इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से अब मौलाना साहब के अंदर आ गया है। और अब जो उन्होंने कल बात की कि अगर पुलिस डंडा उठाती है तो आप भी डंडा उठाओ, मतलब आप रियासती मशीनरी को क्या समझते हैं कि अगर वो अपना कोई अमल करते हैं तो आप लोगों को बगावत पे उकसा रहे हैं कि आप उनको मारें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, आपको बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करता हूँ, ये सियासतदान जो होते हैं ये मुस्लिह और मुसाले किस्म के लोग होते हैं ना। तो जिस तरह डॉक्टर होता है मरीज के लिए, तो वो एक नुस्खा आजमाता है, तो वो नुस्खा काम नहीं देता तो फिर नुस्खे को तब्दील करता है। जो आपने बताया कि मौलाना साहब की 30 साल की सियासत है, ये 30 नहीं है, 35 है। 35 सालों के अंदर जो नुस्खा हमने आजमाया तो वो मुफीद नहीं हुआ ना, तो अब दूसरा नुस्खा तो आजमाना ज़रूरी है। देखें कि मरीज का फ़ायदा कितना होता है उसके अंदर। यानी मुफ्ती साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप सियासत को तशद्दुद की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, आप सियासत को तसादुम की तरफ ले जाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं एक अर्ज करता हूँ, वो उसको जब पूरी बात सुन ली जाए तो इसके अंदर जवाब मौजूद है। नदीर साहब, आप अंदाज़ा लगाए ना कि हम लोग मुख्तलिफुल ख्याल लोग होते हैं, मसलकों में तकसीम है, बदबख्ती हमारी कौमियतों में तकसीम है, ज़बान अलग अलग है, तो हमें कौन इकट्ठा करता है? तो वो एक आइन होता है। अब आइन हमारी कौमों के दरमियान, वहदतों के दरमियान एक मिली मीसाक है, जिसके बारे में ये कह सकता हूँ कि कुरान और सुन्नत के बाद वो बहुत मुक़द्दस दस्तावेज है। तो फरीक़ैन को उसका ख्याल करना पड़ेगा। अब जाहिर है कि जब आप आइन से मावरा सोचेंगे तो जवाब तो आएगा। अब जलसा करना आइन के मुताबिक है, आप जलसा पूरा मन नहीं करने देते तो आपको डंडों से डराया जाएगा। तो डंडों का डराना और बात है, डंडों से मारना आपने देख लिया, कारकुन गिरफ्तार हुए, तो इन्होंने पहल तो की है ना। अब पहल के बाद तो मौलाना साहब ने डंडा मरवाया तो नहीं, सिर्फ दिखाया है। तो दिखाना तो इतना तो बनता है सेल्फ डिफेंस के अंदर। सेल्फ डिफेंस का कानून तो पूरी दुनिया के अंदर है।
अगर हमें मावराए कानून मारा जाता है तो क्या करें? हम एक मार के बाद दूसरा कहेंगे दूसरी तरफ मार लो, एक गाल पर थप्पड़ मारने के बाद दूसरा गाल आगे करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जाहिर है कारकुन को इतनी तैयारी तो होनी चाहिए कि आप गैर कानूनी मारा जाए डंडों से तो आपके पास भी डंडा होगा। इसको अरबी में कहते हैं तिल का भी तिल का, यानी इतने का इतना ही जवाब हो सकता है। ये असल में होता है कानून की पासदारी के लिए। अगले को बताया जाता है कि आपने आईन की जबान में बात करनी है, मावराए आईन बात नहीं करनी। मैं मुफ्ती साहब आता हूं जी। अच्छा, कामिल अली आगा साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आप आज के इस जलसे की जो एक और गैर मामूली चीज़ है वो आसफा भुट्टो जरदारी की जो सियासी तौर के ऊपर एंट्री है उसको आप देख रहे हैं और आप ये समझते हैं कि ये आप एक सियासत को एक नया रुख मिलेगा इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में? देखिए, मैं नहीं समझता कि आसफा भुट्टो को कोई लीडरशिप मिलने वाली है या वो आइंदा पीपल्स पार्टी की मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो है उसके अंदर वो दाखिल हो गई हैं आज के बाद। मैं ऐसा नहीं समझता है, ये मजबूरी थी उनकी। ज़ाहिर है जरदारी साहब अलील हैं, वो वैसे भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर ना पहले कभी शामिल हुए हैं, ना आइंदा उस बात की उम्मीद है। हाँ, एक वाहद ज़रिया जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का था, जिसकी लालत के बाद ज़ाहिर है यौम तसीस भी था और पीपल्स पार्टी की महियत में ये सारा जलसा हो रहा था। तो वहाँ पे मेन लीडरशिप में से किसी को आना था, तो उन्होंने एक आर्जी तौर पे आसफा जो पहले से कहा भी जाता है कि उसको जरदारी साहब चाहते हैं कि वो सियासत में आएँ और पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर भी उनका कोई एक मुकाम हो, तो उसके लिए ज़ाहिर है उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है और एक एंट्री जो है वो एक अच्छे पैराए में उनकी एंट्री हुई है। लेकिन जो मेन लीडरशिप है वो जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी को ग्रूम किया गया है उसकी मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि मेन लीडरशिप पीपल्स पार्टी की जो है वो आसफा के पास आ जाएगी या आ गई। मैं कामिल अली आगा साहब आता हूँ। अच्छा, इसमें मलिक अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि आप ने गिनवा दिए कि ये चीज़ें हैं और मुकालमा जो है वो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि मुकालमे के लिए एक माहौल की जो है वो ज़रूरत होती है, तो फिल वक्त वो माहौल तो दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरीके से मरीम नवाज़ साहबा मामलात को टैकल कर रही हैं वो तो सूरत हाल को कोई बेहतरी की तरफ ले जाने की बजाय एक तसादुम की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इवेंचुअली एज एन एक्टिविस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आपके सवाल की तलखी को भी महसूस कर सकता हूँ कि आप मेरी लीडरशिप पे ऑब्वियसली ये पूरे मीडिया में ये सवाल उठ रहा है, तो इट्स नन ऑफ योर ओन, एक आपकी अपने कोई इंडिजीनियस सवाल नहीं है। आज चारों तरफ यही बात है। लेकिन देखें ना कि अमली तौर पे हम जो बात कह रहे हैं वो क्या है। हम आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि इसके लिए तमाम लोग मिलके बैठे, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अदा करे और इस जिम्मेदारी को अदा करने में जो आइन ने उनकी हदूद मुकर्रर की हैं उन हदूद से बाहर कोई ना ले, तो बड़ी बुनियादी बात है। और अगर जिस चीज़ को मरियम कह रही हैं तो मरियम का सवाल क्या है या मियां नवाज शरीफ साहब का सवाल क्या है, वो तो लाजमी तौर पे ये है कि जहाँ पर कहीं कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से ओवरस्टेप करता है तो वहाँ पर हम सवाल उठा रहे हैं, दैट्स ऑल। और उसके हल के लिए अगर आप ये समझते हैं कि इसके अलावा कोई भी ये समझता है इसके अलावा कोई और तरीकाकार मौजूद है जिसमें आप ये तय करें, फॉर इंस्टांस आप इलेक्शन कमीशन 70 साल से आप तय नहीं कर पाए कि इलेक्शन कमीशन के क्या इख्तियारात होंगे हर 10 साल के बाद। इसमें आप कसूरवार किसको समझते हैं? आखिर 10 साल आप लोगों ने हुकूमत की है, तय कर लेते, किसी ने नहीं रोका था, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा था। नहीं सब लेट बाईगॉन्स भी, इसको आप आगे लेके चले ना, आगे इस मामले का हल निकालें। आप तस्वर ये करें कि
अब आपने बेहतरी की तरफ जाना है, तो बेहतरी की तरफ जाने के लिए तो आपको उन चीज़ों की निशानदेही करनी पड़ेगी कि जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रही। अगर आप समझते हैं कि आपका मुल्क में, ठीक है, आप मुझे जिम्मेदार ठहराएं इसमें, मेरे पास एक लंबा अरसा हुकूमत रही, आप जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज की जितने भी लोग हुकूमतों में रहे हैं बदरजा हिस्सा आप उनको जिम्मेदार ठहराते जाएं, और आप इसमें जिम्मेदार ठहराएं कि बार बार सिस्टम के डिरेल होने से भी जो नुकसान हुए आप उनको भी जिम्मेदार ठहराएं। लेकिन आप ये बात भी तो तय करें कि आपके मुल्क में म्यूनसिपल सर्विसेज जैसी बुनियादी चीज़ें तय नहीं हो पाई। आपके मुल्क में जो मोस्ट पब्लिक इंटरेक्शन के पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक जैसे इश्यूज आपके आज मसला है, ये तो बड़े बुनियादी इश्यूज हैं। मुझे मलिक साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से वापस आऊँगा, मैं आपसे फिर इस पे कंटिन्यू करूँगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ये फरमाइएगा कि आप बात कर रहे हैं जी इंतखाबात नहीं होने चाहिए। अभी जहाँ पे एंड किया था मलिक अहमद ख़ान साहब ने, ज़ाहिर है पार्लियामेंट इन सेशन है, सेशन से मुराद है कि जमहूरी एक सिलसिला जारी है, पार्लियामेंट मौजूद है। अब अगर आप आईनी इस्लाहात इंतखाबात के हवाले से नहीं कराते तो वो कौन सा आपके पास सिलसिला है कि जिसकी बुनियाद पर इंतखाबात अगर हुए तो आप ये तस्लीम करेंगे कि ये शफाफ हुए हैं, ये मुनसिफाना हुए हैं, भले चाहे आप उसमें हार जाएं, कि पैमाना यही है, जीते तो ठीक है, हारे तो गैर मुनसिफाना है। और अगर आपने इलाज निकालना है तो वो इलाज तो फिर इसी पार्लियामेंट से निकलता है। मैं जुज़वी इत्तिफाक को करता हूँ, तमाम मसाइल का हल जो है वो डायलॉग है। और अगर आपका ये मतलब है कि कोई ऐसा मिसाक़ जमहूरियत हो जाए कि कोई भी इदारा दूसरे अपने दायरे से बाहर न जाए, ये बात मुसल्लम है और इसको ऐसे ही होना चाहिए, इसकी ज़रूरत हर वक्त होती है और आज भी है। लेकिन आपका ये ख्याल है कि तहरीक को छोड़कर डायलॉग कर दिए जाएँ या नए इंतखाबात को छोड़कर इन हाउस तब्दीली की बात की जाए, तो ये हमारे मौक़िफ़ में कमज़ोरी होगी और ये किस्म की सियासी खुदकुशी होगी, और हम नहीं चाहेंगे कि सियासी खुदकुशी कोई जमात करे। नदीम हुसैन साहब, बहुत ज़्यादा एहतराम से मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारा एक मौक़िफ़ तो रहा है कि ये इंतखाबात ठीक नहीं हुए। गलतियाँ तो पिछले इंतखाबातों के अंदर भी ज़्यादा थी, लेकिन इस इंतखाब में कुछ ज़्यादा गलती हो गई है। अब जिन लोगों ने गलती कराई है तो उनको एहसास दिलाना होगा कि आइंदा ऐसा ना हो। तो वह ऐसी होगा कि 5 साल तक हुकूमत को न चलने दिया जाए, वो ठप्पे वाली हुकूमत को। जब हम इतनी आवाम को आगे लाएंगे और वो मोबिलाइज होकर अपने बड़ों से ये तासुर उनको देंगे कि वो फैसला आपका गलत था, ये इंतखाबी इंजीनियरिंग गलत थी और आपको इंजीनियर इंतखाब नहीं करना चाहिए, खुले खुले इंतखाब करने चाहिए, तो फिर एक नया सिस्टम नए सिरे से बनेगा ना। पहले तो आपको इसको वो नहीं, इसको मुअत्तल करना होगा। ये गलत है ना, पहले जी चलो इस दफ़ा हो गया, 5 साल होने दो, आइंदा हम इसकी इस्लाह करेंगे। नहीं, सबसे पहले आवाम को हुक्मरानी का हक देना पड़ेगा। उस आवाम की हुक्मरानी का हक जिताने के लिए हमने इंतखाबात करा रहे हैं। जब मैं मुफ्ती साहब आता हूँ जी, मुफ्ती साहब मैं आता हूँ, इसमें कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ। तो ये कौम जमहूरियत की पटरी पर चलती रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि नए इंतखाबात हल है, इन हाउस तब्दील नहीं है। और ठीक है जी, मुफ्ती साहब आपकी बात आ गई, मैं आता हूँ। कामिल अली आगा साहब ये फरमाइएगा कि जो मुफ्ती साहब कह रहे थे कि गलती होगी और इस दफ़ा ज़्यादा गलती हो गई, ज़्यादा गलती ये होगी कि मौलाना फजल रहमान साहब पार्लियामेंट से बाहर हो गए, अगर वो अंदर होते तो क्या यही सूरत हाल और यही सोच होती? देखें, नहीं, मैं नहीं समझता इस किस्म की कोई बात। ये एग्जैजरेशन है और ज़्यादा इसको शिद्दत देने की कोशिश है। जब ये कहा जाता है कि मौलाना अगर पार्लियामेंट में नहीं है तो उनका बेटा तो है ना यार, और उनकी पार्टी के लोग हैं, कोई कम लोग नहीं हैं।
एक तीसरी चौथी बड़ी जमात है पार्लियामेंट के अंदर, ये बातें ज़्यादा शिद्दत देने के लिए या एक जवाब बनाने की बातें होती हैं, ये इमेच्योरिटी है और इमेच्योर बातें हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी चीज़ें होती रही हैं और हर इलेक्शन में नहीं तो कम से कम एक के सिवा बाकी तमाम इलेक्शन के अंदर हमेशा ऑपोजिशन का यही मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन के अंदर धांधली रही, और धांधलियाँ होती भी रही हैं, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या इसमें बेहतरी होगी कि इस हुकूमत का मैंडेट जो है वो डिस्टर्ब किया जाए, और अगर डिस्टर्ब किया जाता है और नए इलेक्शन होते हैं तो वही आप वाली बात, क्या गारंटी है कि अगली आने वाली अपोजिशन ये नहीं कहेगी कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है और वो जवाब भी देगी। मेरे पास चूंकि वक्त थोड़ा रह गया है, मैं आता हूँ इसमें। मलिक अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि जब नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं, आप इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं, तो रास्ता तो इधर से ही निकलना है, रास्ते ने तो यहीं से जाना है। आप कैसे यकीनी बनाएंगे, डायलॉग भी किस तरीके से होगा? मलिक साहब आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी 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 मलिक साहब। देखिए ना, पहला मसला क्या है? पहला मसला ये है कि मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें हैं, बशमूल उन सियासी जमातों के जिनकी हुकूमत में अपनी मौजूदगी भी है, आप इन सब से क्या ये तवक्को करते हैं? ये बेशक आगा साहब बैठे हैं, बड़े भाई हैं मेरे, क्या आप इनसे ये तवक्को करते हैं या इनसे आपकी किसी जगह पर भी जाकर इनसे, या जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, मौलाना साहब की पार्टी है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, कि ये किसी ऐसी अरेंजमेंट में जिसमें पब्लिक की वेलफेयर का सवाल नहीं होगा, कोई पब्लिक पोजीशन लेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा ये मानना है कि आप इसमें अब इट इज़ हाई टाइम कि आप उन तमाम मसाइल की निशानदेही करें और उनका हल तजवीज़ करें। अब उसका तरीकाकार क्या होगा, जो आपका सवाल है कि क्या ये इलेक्शन, तो इसमें बशमूल मेरे एक गालिब अक्सरियत का ये ख्याल है कि ये जो हुकूमत है ये एक इसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन है। जो इलेक्शंस थे वो दुरुस्त नहीं थे, आगा साहब ने कहा अगले आने वाले ये कहेंगे, तो इसका वाहिद रास्ता एक प्रॉपर एम्पावर्ड इलेक्शन कमीशन है कि जिसकी तरफ देख के उसके गिरेबान पे हाथ न डलता हो। और ये बुनियादी बात है, ये इलेक्शन कमीशन की कितनी सेंसिटिव। लेकिन सर इसके लिए आपको हुकूमत से ही बात करनी पड़ेगी ना? नहीं, देखिए मसला ये है कि ये जो हम जिस मसले की बात कर रहे हैं वो मसला एक ऐसी सूरत में पैदा होता है कि जब आपको कोई लेजिटिमेट तस्वर करे। अब फॉर एग्जांपल इस हुकूमत की लेजिटिमेसी पे सवाल है फ्रॉम डे वन, तो वो क्या डायलॉग होगा जिसमें हम समझ जाएंगे ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और इनके पास जो मैंडेट है वो स्टोलन मैंडेट है, हम समझते हैं कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, तो बात तो फिर आगे नहीं चलेगी ना। आप कहेंगे आप इनसे बात करें, हम कहेंगे नहीं करते। तो यही तो पॉइंट है जहां से आपने आगाज करना है। कामिल अली आगा साहब, मेरे पास थोड़ा वक्त है, मैंने बिल्कुल आखिरी हदों पर पहुंचा हूं, फिर मैंने मुफ्ती साहब से भी बात करनी है। ये फरमाइए कि डायलॉग कैसे होगा? देखिए नदीम हुसैन, मैं तो अपनी बात मुकम्मल करना चाह रहा था। मेरा अगला फिक्रा यही था कि डायलॉग के बगैर कतई तौर पे किसी मसले का हल नहीं निकल सकता। हाँ, इस वक्त ज़रूरी है एहतसाब, हर किसी का एक मैं समझता हूँ मुतालबा भी है और पूरी कौम चाहती है। एहतसाब को एक तरफ रख के अपोजिशन को चाहिए कि वो तमाम बाकी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हुकूमत के साथ बैठ के डायलॉग करे। और डायलॉग के लिए ज़ाहिर है एक माहौल बनाने की ज़रूरत होगी। तसादम के अंदर, खलबली के अंदर ना डायलॉग होंगे ना सिस्टम को फ़ायदा होगा।
सिस्टम को फ़ायदा होगा, एक पुरअमन माहौल हो और उसके अंदर डायलॉग हो, इलेक्शन इस्लाहात हो, दीगर जो ये महंगाई का मसला है इसको इशू को देखा जाए, इसके ऊपर इकोनॉमी के ऊपर बातचीत की जाए और बैठ के सारी चीज़ें जो हैं। ठीक है कामिल अली आगा साहब, मेरे पास चूंकि आप बिल्कुल एक आखिरी मिनट रह गया है, मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि क्या एहतसाब और आपके बाकी जो रंजिशें हैं उनको अलग करके कोई डायलॉग की बात की तरफ जाया जा सकता है कि नहीं, पहले जेलों के दरवाजे खोलो? देखो कामिल अली आगा साहब हमारे मोहतरम है ना, हमने पिछले साल धरना दिया तो डायलॉग चौधरी साहब के रास्ते से हुए ना, परवेज इलाही साहब और हुसैन साहब, उस डायलॉग का क्या हशर हुआ? देखो ताकतवर जो होते हैं वो ताकत की जबान समझते हैं, ताकतवर जो हैं वो बातों की जबान नहीं समझते। आपने आवाम का पावर शो दिखाना होगा तो आपकी बात सुनी जाएगी। मैं वाइंड अप से पहले ये फिक्रा कहना जरूरी समझता हूँ कि छोटे बुजदार से आज हम जीत गए, इंशाल्लाह जनवरी में बड़े बुजदार से भी जीतेंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब और बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। नाज़रीन आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।